बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सुबह जो पिम्स में वाक़या पेश आया था उस पर दुनिया भर ने अफसोस का इजहार किया और दुनिया भर के इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करने का मतलब ये भी था कि ये हुकूमत कितनी नाअहल है, ये कैसे नालायक हैं कि अपने अस्पतालों का इंतज़ाम ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ अफसोस का इजहार नहीं था, ये एक तंज भी था, ये एक टॉन्ट भी था। अक़वाम मुत्तहिदा ने, चीन ने, ईरान ने, बरतानिया ने, सऊदी अरब ने इस पर अफसोस का इजहार किया, इस वाक़े पर बाकायदा बयानात जारी किए। और इन बयानात के जारी करने का मतलब यकीनन यही था, क्योंकि क्यों नहीं बरतानिया में ऐसे वाक़यात पेश आते, क्यों नहीं चाइना में ऐसे वाक़यात पेश आते, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम मौजूद है। और हमारे सिस्टम की हालत यह है कि आज ये इंकिशाफ हुआ है कि पिम्स के पास फायर सेफ्टी एनओसी ही नहीं था, उसको एनओसी जारी नहीं किया गया कि आप फायर सेफ्टी के तमाम इक़दाम आपके मुकम्मल हैं। हालांकि पिम्स के पास उसूली तौर पर इसका एनओसी होना चाहिए था, नहीं था। इसका मतलब है कि उस पर डिससेटिस्फेक्शन का इजहार पहले से किया गया था। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन खबर यह है कि हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। यानी वो इदारा जो हेल्थ केयर को रेगुलेट करता है, जिसने ये एनओसी जारी करने होते हैं, या जिसने एनओसी सॉरी इसने जारी नहीं करने होते, लेकिन जिसने हेल्थ के डिपार्टमेंट को रेगुलेट करना होता है, खुद उसके अपने पास भी ये फायर सेफ्टी का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो मौजूद नहीं है। और अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों, क्लिनिक्स को लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी बगैर फायर सेफ्टी इंतजाम के लाइसेंस की तजदीद कर देती है, खुद लाइसेंस की तजदीद करती है। अस्पतालों को, लेबॉर्ट्रियों को, क्लिनिक्स को उनको लाइसेंस जारी करती है, लाइसेंस की तजदीद करती है, लेकिन उसके अपने पास भी जो है वो फायर सेफ्टी का एनओसी मौजूद नहीं है। फिर अथॉरिटी है वो IHRA और फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के बगैर ही लाइसेंस की तजदीद कर देती है। लाइसेंस तजदीद के लिए अस्पतालों में सालाना नवंबर-दिसंबर में रेस्क्यू की ट्रेनिंग की जो है वो सिर्फ तस्वीरें देख ली जाती हैं और तस्वीरों के सहारे इसकी तजदीद कर दी जाती है। तो जाली निज़ाम चल रहा है, 2 नंबरी पर मबनी निज़ाम चल रहा है। और 2 नंबरी पर मबनी निज़ाम का नतीजा फिर यही निकलता है कि जिसमें आप गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मिसाल के तौर पर पैसे लेके जारी कर दें। कितने ही पाकिस्तान में ऐसे वाकयात हुए हैं कि एक गाड़ी को फिट करार दे दिया गया, पैसे लेकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। अब उसके पास सर्टिफिकेट है कि वो सड़क पर आ सकती है, और फिजिकली हालांकि वो फिट नहीं है, और उसके नतीजे में वो ना सिर्फ अपने अंदर बैठे हुए मुसाफिरों की जान ले लेती है, बल्कि सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी हादसे का बाइस बनती है। तो कितनी ही ऐसी गाड़ियां हादसे का शिकार हो चुकी हैं जो फिजिकली फिट नहीं थी, मगर उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद था। क्यों? क्योंकि वो पैसे देकर, रिश्वत देकर ये हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, और दुनिया भर में जो अफसोस का इजहार किया गया उससे साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान की इस पर इन सारे ममालिक में बहुत सुबकी हुई है। सुबकी पाकिस्तान की ही नहीं होती, पाकिस्तान को चलाने वाली जो जमात है या निज़ाम, जो हुकूमत है, उसकी भी रोज़ाना सुबकी हो रही होती है। जैसे कल ही आज बल्कि ऑफिशियल किया गया इसको, और नवाज शरीफ साहब पर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और अगर वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो जाहिर है सियासी तौर पर सुबकी होती है। आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म के लिए फ़ाइनल किया गया। कौन है ये वज़ीर आज़म? ये वो वज़ीर आज़म है जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया इसके अपने हलके में। लोगों ने कहा नहीं जी, हमें अपने हलके में नहीं चाहिए, और आपने उस शख्स को पूरे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया। अवाम की ऐसी की तैसी, वोट की ऐसी की तैसी, वोट को इज्जत दो के नारे की ऐसी की तैसी, कि नवाज शरीफ साहब ने एक शख्स को टिकट जारी किया मुजफ्फराबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भारी मार्जिन से वो इलेक्शन हार गए। लोगों ने मुस्तरद कर दिया कि भाई तुम्हें तो हमने कभी अवाम में देखा ही नहीं है, तुम तो कभी घर से निकलते नहीं हो, तुम तो अवामी आदमी नहीं हो। और इनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, और लोगों को चिढ़ाने के लिए क्या किया गया कि इनको टेक्नोक्रेट की निशस्त पर लेकर आए, जबकि ये टेक्नोक्रेट की निशस्त पर भी क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि टेक्नोक्रेट के लिए आपके पास 10-12 साल का तजर्बा होना, उस मैदान में जिस मैदान के में आपको लाया जा रहा है, यानी अगर आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाया जा रहा है, या वकील हैं और वकालत की बुनियाद पर आपको लाया जा रहा है,
तो आपके पास 10 साल 12 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का, जबकि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है वकालत का, लेकिन फिर भी इनको टेक्नोक्रेट की निशस्त पर लाया गया। टेक्नोक्रेट की निशस्त पर लाने के बाद इन्हें अब वज़ीर आज़म के लिए इनका नाम चुन लिया गया है। कैसे, कहाँ से आया ये नाम कहाँ से आया? क्या नवाज शरीफ ने फैसला किया है? नवाज शरीफ साहब तो शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। दूसरी चॉइस उनके पास जो है वो फारूक हैदर साहब भी थे, जो पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के। तीसरी चॉइस उनके ऊपर जो है वो तारिक फारूक भी थे, जिनको स्पीकर बनाया गया। इसके अलावा नौरीन आरिफ, जो ख़ुद इलेक्शन लड़ के जीत के आई हैं, वो भी उनके पास एक चॉइस थी। इसके अलावा कर्नल वकार नूर जो हैं, वो भी एक चॉइस थे। तो नवाज शरीफ के पास शाह गुलाम कादिर से लेकर कर्नल वकार तक बहुत सारी चॉइसेस थी जिन्हें वो वज़ीर आज़म बना सकते थे। और ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर का नाम तो फाइनल भी हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस फैसले को डिले करके और एक ऐसे शख्स का नाम वज़ीर आज़म के तौर पर लाया गया है जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अपने हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अपने हल्के के लोगों ने कहा कि नहीं चाहिए जी, ये बंदा नहीं चाहिए। तो जिसको अपने हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसको आपने पूरे वज़ीर आज़म बना दिया पूरे आज़ाद कश्मीर का। तो अब इसमें नून लीग के यहाँ एक बगावत हो गई है। शाह गुलाम कादिर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे की लाज रखें। आपने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, तो फिर जिसको लोगों ने वोट दिया है उसको वज़ीर आज़म बनाए, जिसको लोगों ने वोट दिया नहीं दिया उसको वज़ीर आज़म मत बनाए। राजा फारूक हैदर भी नाराज हैं। अब आज वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था, ओथ होना था, ये सारा प्रोसेस अब आज नहीं हो सका 27 को, अब इसको डाल दिया गया 28 पर। क्यों? कि आज शाह गुलाम कादिर को मनाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, मजबूरियां बताई जाएंगी। क्या मजबूरियां हैं? मगर क्यों मुंतखब किया गया गैर मुंतखब शख्स को? एक टेक्नोक्रेट को वज़ीर आज़म बना दिया गया मुंतखब लोगों के ऊपर। तो या तो नवाज शरीफ साहब को इसकी वजाहत करनी पड़ेगी, या फिर उन्हें अपनी मजबूरी बतानी पड़ेगी कि क्या मजबूरी है, कि किसके कहने पर और क्यों उन्होंने किया। नवाज शरीफ साहब क्या बिल्कुल ही उनके अंदर सियासी तौर पर दमखम खत्म हो गया? वो बिल्कुल ही रेजिस्ट नहीं कर सकते? क्या नवाज शरीफ साहब के अंदर ये अब पावर नहीं रही कि अपनी मर्जी से फैसले कर सकें? किसने उनसे ये फैसला मनवाया है? किसके कहने पर यह फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया है? बहुत सारे सवाल नवाज शरीफ के लिए उठ रहे हैं। और ये जो साहब जिनको लाया जा रहा है टेक्नोक्रेट की निशस्त पर, टेक्नोक्रेट की निशस्त से वज़ीर आज़म की निशस्त पर, ये ज़ीरो तजर्बा इनका इस चेयर को हैंडल करने का। लेकिन बहरहाल फिर भी ये फैसला किया गया। अच्छा, एक पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक मुखासमत चल रही है। मेरी इत्तला के मुताबिक शायद इसमें एक फार्मूला तय पा जाए पीपल्स पार्टी के साथ, और वो ये हो कि चलें वज़ीर आज़म हमारा, सदर तुम्हारा। ऐन मुमकिन है कि फैसल राठौर जो हैं उनको सदर बना दिया जाए और वो जो हैं आज़ाद कश्मीर के सदर बन जाएं और पीपल्स पार्टी की नाराज़ी ख़त्म हो जाए। वैसे भी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों की बड़ी शौकीन है और पहले भी उन्होंने आइनी ओहदे रखे हुए हैं। और अगर आइनी ओहदा फैसल राठौर को मिलने से, सदर बनने से पीपल्स पार्टी की नाराज़ी ख़त्म हो जाती है, तो फिर जान लीजिएगा कि ये सब मुकमुका था और पीपल्स पार्टी की नाराज़ी सिर्फ एक सीट हासिल करने के लिए थी और कुछ नहीं। कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं था, कोई उसूली सियासत नहीं थी, बस इसीलिए वो लगे हुए थे। तो इसका भी इम्कान जो है वो अभी रद्द नहीं किया जा सकता। ये तो नवाज शरीफ साहब की मजबूरियों का जिक्र था जो मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद ना करने पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की एक फिर मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आम तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा आपकी दरख्वास्त को रद्द कर दे तो आप मुतफरिक दरख्वास्त दायर नहीं करते। यानी आपको ने दरख्वास्त की कि इसको अर्ली हेयरिंग इसकी की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, 16 सितंबर को इसकी हेयरिंग होगी। अब आपने दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी है अर्ली हेयरिंग के लिए। अब अगर ये दरख्वास्त एंटरटेन हो जाती है तो समझ लीजिए कि कुछ डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं, लॉन्ग मार्च की से पहले अहम डेवलपमेंट्स की कोशिशें भी जारी हैं।
तो अब ये जो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है, दूसरी मरतबा मुतफर्रिक दरख्वास्त का दायर किया जाना, ये सिग्निफिकेंट है। ये क्यों दायर की गई? आमतौर पर तो दायर ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन दायर की गई है, और अगर लग भी गई तो फिर समझ लीजिएगा कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ हिलजुल ज़रूर हो रही है। इसमें इस्तदा की गई है कि इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त रवां या आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी और अब ये हुई है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रोज़ाना जो ज़मीन है वो तंग की जा रही है। नून लीग को जैसे जैसे लगता है कि PTI वालों को खुदा ना खास्ता कोई रास्ता मिल सकता है, PTI वालों को उनके मुताबिक डर लगता है कि PTI वालों को कोई स्पेस ना मिल जाए, तो वैसे वैसे अपना जुल्म वो बढ़ा रहे हैं। अब बताइए कि मिलाद 12 रबीउल अव्वल है, मिलाद मनाना तो हर शख्स का हक है ना। मिलाद मनाना, चाहे वो उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, वो मिलाद तो मनाएगा, वो जश्न तो मनाएगा, उसके लिए वो तकरीबात भी करेगा, मिलाद भी करेगा, उसके लिए देग भी पकाएगा, खाना भी बनाएगा। और अगर कोई शख्स है तो क्या कोई कानून मंजूर हो गया है कि अगर कोई PTI का हो तो वह मिलाद नहीं मना सकता, वो खाना नहीं पका सकता, वो लोगों को खिला नहीं सकता? क्या ये तय हो गया है? तो पुलिस ने धावा बोल दिया, क्योंकि पता चला कि ये तो PTI के लोग हैं जो ये मिलाद मना रहे हैं। तो मिलाद से रोकने के लिए धावा बोला पुलिस ने, भगदड़ मची, और 2 कारकुनान जिसमें इश्तियाक मलिक भी शामिल हैं, इश्तियाक खान भी शामिल हैं, वो जो कारकुन हैं PTI के, वो इस कढ़ाई में गिर गए, 2 कढ़ाई में गिर गए। और इश्तियाक खान की अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, शेख वकास अकरम, उन्होंने इस पर ट्वीट की हुई थी उनकी वीडियो, और बताया था कि उनकी हालत ख़तरनाक है, ख़तरे से बाहर नहीं है, और उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इनको कुछ हो गया, तो अगर इनकी जान को कोई नुकसान पहुंचा, तो इसका मुकदमा, इस पर कत्ल का मुकदमा या इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है वो पुलिस और हुकूमत के ख़िलाफ़ दर्ज कराया जाएगा। लेकिन आप देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि वो मिलाद मना रहा है, और उस पर आप पुलिस चढ़ जाती है, वो कढ़ाई में गिर जाता है और जल जाता है पूरा, गर्म तेल में गिरना। गर्म तेल में गिरने का मतलब रोस्ट होना ही होता है ना जी, और हालत उनकी ख़तरे में है। तो ये PMLN वाले शायद अपनी खिफ़्फ़त, परेशानी, झुंझलाहट, इसके ख़ात्मे का रास्ता ये तलाश कर रहे हैं कि PTI वालों पर जुल्म बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, उससे शायद उनको अपनी सेफ्टी उसमें नज़र आती है। अच्छा जी, आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक फार्मूला दिया गया है एक सियासतदान की जानिब से, नाम मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन फार्मूला अच्छा है। किसने दिया ये मैं बाद में बताता हूँ। फार्मूला अच्छा है कि इस वक्त ज़रूरत क्या है मुल्क को आगे बढ़ाने की। का फार्मूला क्या है? देखें, वो ये कहते हैं कि 5 तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी अगर नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देना। तो पहला यह है कि फ़ौज की सियासी मुदाखलत का खात्मा। वो कहते हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। फ़ैसले सियासी नुमाइंदे करें, सियासतदान करें, सियासी जमातें और उनके सरबराह करें, ना कि फ़ैसले फ़ौज करें। एक पहला नुक्ता तो उन्होंने ये दिया कि फ़ौज का सियासी मुदाखलत से ख़ात्मा होना चाहिए, कि किसकी हुकूमत बनानी है, किसकी गिरानी है, किसको कितनी सीटें दिलानी है, किसकी कितनी सीटें रोक लेनी है, और फिर सियासतदानों का अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज से मदद लेना। हमारे यहाँ सियासतदानों की एक बड़ी तादाद है जो हर इलेक्शन से पहले चले जाते हैं फ़ौज के पास और उनसे पूछते हैं कि जनाब दसो की हुक्म है साढ़े पास, हासिल कितों इलेक्शन लड़ना है, बताएं हम क्या करें, कौन से अलायंस में जाएं, किस पार्टी का हिस्सा बने। इंतज़ार करते हैं उनकी कि किसकी हुकूमत बनाएंगे इस दफ़ा ये लोग, जिसकी हुकूमत बनाएंगे उसमें हम चले जाते हैं। और फिर ये सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं करते, सियासी जमातें भी करती हैं। मसलन इमरान खान की हुकूमत बनानी है तो नवाज शरीफ साहब जितने मर्जी सिविल सुपरमेसी के कायल हों वो इकट्ठे हो जाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, भाजपा के साथ डील कर लेते हैं। जब भाजपा के साथ डील करके मुल्क में वापस आ जाते हैं, हुकूमत बनाने की बना लेते हैं। PDM पहले बनाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन होता है, जाली मैंडेट के ज़रिए इलेक्शन हुकूमत बना लेते हैं। तो सियासी जमातें भी ये करती हैं। इमरान खान साहब ने भी किया, उन्होंने भी 2018 में, आज का इमरान खान मुख्तलिफ होगा। आज इमरान खान अगर सियासत में आएंगे दोबारा तो शायद अब वो 2018 वाली गलतियां ना करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा पहले वज़ीर-ए-आज़म रहकर फिर चौथी मरतबा गलती उन्होंने की और फिर फ़ौज की मदद से
आज अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया और अपने भाई को वज़ीर आज़म। तो दूसरा फार्मूला वो ये कहते हैं कि सियासतदानों को अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज से मदद लेना ये छोड़ना होगा। तमाम सियासतदानों का बाहमी नया मिसाक जमहूरियत, यानी तमाम सियासी कुव्वतें बैठें और बैठकर फैसला करें कि देखो तुम हुकूमत बनाओ या हम हुकूमत बनाएं। इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन मजबूत बने, वो आज़ादाना इंतखाबात कराए, जो जमात अक्सरियत में आए जिसको अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत बना ले, और दूसरा जो मुखालिफ जो हार गया है वो अगली बारी का इंतज़ार करे, वो गैर आइनी तरीके या मदद इख्तियार ना करे हुकूमत को गिराने के लिए। आज़ाद कश्मीर इंडिपेंडेंट हो, वो आज़ादी से इलेक्शन करवाए और जिसकी हुकूमत बने उसको हुकूमत फिर करने दी जाए। ऑपोजिशन ज़रूर करें लेकिन हुकूमत मत गिराएं, और हुकूमत गिराने के लिए आइनी रास्ता इख्तियार करना है तो करें, गैर आइनी रास्ते इख्तियार ना करें, गैर कानूनी मदद मत लें। ये इत्तफाक करना होगा सियासतदानों को। फिर अदलिया की आज़ादी की बहाली, अदलिया को बहाल करना, ये इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अदलिया को बहाल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और वसाइल और इख्तियारात की निचली सतह पर मकामी हुकूमत को मुंतकिली, पैसे जो हैं वो नीचे आए, बल्दियाती मजबूत बल्दियाती इदारे कायम हो, बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हों, वो आवाम के मसाइल को हल करें, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये 5 निकात मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार है कि इस पर अमल दरामद हो जाए। फ़ौज का सियासी मुदाखलत का खात्मा, फ़ौज की सियासी मुदाखलत का खात्मा, सियासतदानों को अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज से मदद लेना, तमाम सियासतदानों का बाहमी नया मिसाक जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी की बहाली, वसाइल और इख्तियारात की निचली सतह पर मकामी हुकूमत की को मुंतकिली। तो ये 5 निकात हैं, ये बयान किए हैं असद उमर साहब ने। अगरचे आपको असद उमर साहब से ज़ाहिर इख्तिलाफ होगा कि वो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर फ़ौरन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो बात वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पीटीआई के उनसे शिकवे अलग एक चैप्टर है, लेकिन उनकी बात, इसका मतलब ये बातें करने का मतलब ये नहीं है कि उनसे जो पीटीआई को या इमरान खान को शिकवा होगा वो धुल जाएगा। लेकिन आप वो अज़द अली का कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो ये जो 5 निकात का कंटेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और वाकई सियासतदानों को इन निकात के ऊपर अमल दरामद करने के लिए सर जोड़ना होगा, फिर ही वो कोई आगे रास्ता निकाल सकते हैं। वरना ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ये लगा रहेगा हमेशा, और पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।